नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुमार अरविंद। मैं गहल एजुकेशन से लेखक आपके साथ रूबरू हूँ और कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न जो डायरेक्ट हमसे पढ़े हुए हैं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से किसी भी तरीके से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो बहुत सारे प्रश्न करते हैं और सभी के प्रश्न कमोवेश एक जैसे ही रहते हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर लेकर के उन प्रश्नों के बारे में अपनी राय रखने के लिए मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। और कुछ प्रश्न हैं, जैसे विद्यार्थी पूछते हैं कि ये कोरोना का संकट आखिर कब तक जाएगा और कब वो एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो सब व्यवस्थित तरीके से वो प्रक्रिया आगे चलेगी। एमपीपीएससी 2019 का क्या होने वाला है, एमपीपीएससी 2020 का क्या होने वाला है, व्यापम की परीक्षा मतलब पीवी के एग्ज़ाम का आगे क्या भविष्य है। और पाठ्य सामग्री नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग शहरों से अपने घर वापस हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति पे या बहुत सारे लोग गांव चले गए हैं शहरों से, तो उनके पास पाठ्य सामग्री नहीं है, तो वो क्या करें। कुछ विद्यार्थी जो कोचिंग संस्थान में अभी हाल में ही एडमिशन लिए थे, तो उनका आगे का क्या कुछ होने वाला है, तो इसके बारे में 8-10 मिनट में अपन चर्चा करते हैं। और सबसे पहले तो उम्मीद कर रहा हूं कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक जो कुछ भी हम लोगों को समझाइश दी गई है, जो दिशा निर्देश हैं, सब लोग उसका अक्षरशः पालन कर रहे होंगे। और मैं मानूंगा जग मानेगा के सिद्धांत पे सब कार्य कर रहे होंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखेंगे किसी भी तरीके से। और पहला प्रश्न यही कि कोरोना का संकट कब तक रहने वाला है। तो देखिए, ये दो तरीके के वायरस होते हैं, एक राइनो वायरस और एक कोरोना वायरस। एकदम नए तरीके का वायरस है कोरोना वायरस। इसके पहले 6 रह चुके हैं, ये 7वें किस्म का कोरोना वायरस है, जिसके बारे में वैज्ञानिक समुदाय को बहुत जानकारी नहीं है। तो वाकई में ये बात कहना बहुत मुश्किल है कि ये संकट कब तक रहेगा। बस हम आगे जाते जाएंगे और रास्ता नजर आता जाएगा, बस हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस दीवार के पीछे क्या है वो उस तरफ जाने के बाद पता चलेगा। तो ये कब तक रहने वाला है, ये मेरा ख्याल तो नहीं है कि कोई भी बताने वाला है। आप बस पूरी तरीके से आशावादी सोच रखिए, उसी नजरिए में काम कीजिए और ये मान के चलिए, देश पे विश्वास रखिए, पुलिस पे विश्वास रखिए, डॉक्टर पे विश्वास रखिए, और भी बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे से काम करने वाले, सब पे एतबार रखिए और यकीन मानिए कि ये जंग बहुत जल्दी जीतेंगे। छोटा सा वायरस है, हम लोग जरूर जीतेंगे। दूसरी बात कि एमपीपीएससी का क्या होगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पीएससी ने विज्ञापन अपना जारी कर दिया है, तो इस बात को लेकर के आप तैयार रखिएगा कि हो सकता है 3 मई के बाद, 15 मई के बाद, 10 मई के बाद आयोग जब चाहे विज्ञापन जारी कर सकता है। विज्ञापन जारी करे या ना करे ये तो आयोग के ऊपर है। आयोग एक संस्था है, संस्था हमारे लिए है, हम विद्यार्थियों के लिए है, तो संस्था जो हम चाहेंगे वैसा ही करेगी। ये मान के चलिए कि हालात सामान्य होने में टाइम लगेगा। इंदौर बहुत गहरे संकट में है, बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। जियो विद बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट का शब्द इस्तेमाल होता था, अब वो इस महामारी के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। और इंदौर तो देश के टॉप 5 शहरों में शामिल है, तो ऐसी स्थिति। और हमारे यहाँ पे एमपीपीएससी की परीक्षाओं का गढ़ इंदौर माना जाता था, तो स्थितियां सामान्य होने में वक्त लगेगा। हो सकता है उस शहर पे चीजें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों के बारे में नई गवर्नमेंट आई है, क्या कुछ कह के आई है, इन सभी चीजों का फर्क पड़ता है। तुमको तैयार होना चाहिए कि एमपीपीएससी कभी भी विज्ञापन दे सकता है। 2019 की परीक्षा का क्या होगा, विद्यार्थी ये पूछते हैं। तो 2019 की परीक्षा में देखिए, 2019 की परीक्षा का जो पेंच फंसा हुआ है वो आरक्षण को लेकर के है और मामला कोर्ट में है। और जब भी माननीय न्यायालय में कोई बात होती है तो किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए, ये संविधान कहता है। मैं थोड़ा सा अपनी दूसरी सोच के मुताबिक एज्यूम करता हूँ, एक अनुमान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले जो गवर्नमेंट थी और उसके पहले जो गवर्नमेंट थी वही गवर्नमेंट आज भी है। सरल भाषा में कहूँ तो भाजपा की सरकार आज भी है, और भाजपा की सरकार जो है वो ओबीसी को 14% आरक्षण ही देती थी। और कोर्ट का तर्क यही है कि 14% आरक्षण ही रहे, ताकि 50% की जो गाइडलाइन है उसके भीतर रहे। तो मैं ऐसा ये मानता हूं कि बहुत जल्दी ही जब भी हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, तो भाजपा अपनी तरफ से, माफ कीजिएगा, वर्तमान सरकार के महाधिवक्ता अपनी तरफ से इस तरीके का एक प्रस्ताव वहां पर देंगे और इस पूरे मामले का पटापेक्ष यहाँ होने वाला है निश्चित रूप से। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ, देखिए मैं मान के चलता हूँ, ऐसा हो जाए ऐसा नहीं हो तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर मान के चलता हूँ कि 14% के आधार पर ओबीसी को आरक्षण देते हुए रिजल्ट बनेगा, परीक्षा होगी। और यकीन मानिए, आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, मेरे एजुकेशन के जो मेरे सर हैं, जिनसे मेरी अक्सर बात होती है, के सिंह साहब, उन्होंने कहा था कि ये मानिए कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आपका प्रतियोगी काम कर रहा है। तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपका प्रतियोगी पढ़ रहा है। बस इस वास्ते आपको अध्ययन करना चाहिए। पहले भी महामारियां थीं, दुनिया तब भी थी, दुनिया आज भी है और दुनिया आगे भी रहेगी, परीक्षा आगे भी होगी।
और एक बहुत बड़ा स्लोगन अक्सर इस्तेमाल करता आया हूं मैं निबंध लेखन की प्रक्रिया में कि आपको अच्छे वक्त पे बुरे वक्त की भरपाई कर लेनी चाहिए। आज समय ही समय, आप कितना सोएंगे? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, कहीं बाहर जाएंगे नहीं। और यही समझाइश देते हुए आपको अध्ययन करना चाहिए। थोड़ा बहुत चीजें तो अपने हिसाब से ढाल ही ली जाती हैं, और आदत, हर दर्द का इलाज वक्त है। अब तो आदत हो गई होगी, मेरा ख्याल है 30 दिन बहुत लंबा अरसा होता है, तो अब आदत हो गई होगी। 2020 का सिलेबस में क्या कुछ परिवर्तन होगा, नहीं होगा? तो देखिए, 2020 के सिलेबस में परिवर्तन होने और ना होने के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि सिलेबस में बदलाव नहीं होना चाहिए। हालांकि एक और गट फीलिंग अंदर से एक और ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि SC/ST एक्ट वापस रखे जाने चाहिए। तो देखिए, कुछ सेगमेंट ऐसे हो सकते हैं जिसपे थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। आप उन बदलावों को भी किनारे रख दीजिए, ये एग्जाम के लिए 30 दिनों के लिए रख दीजिए, लेकिन इतिहास तो नहीं बदलेगा। बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां ये यहीं रहेंगे। पृथ्वी, ब्रह्मांड, सौर मंडल ये यहीं रहेंगे। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, साइंस टेक्नोलॉजी में कोरोना, तो ये ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो हमेशा रहेगी। पाठ्यक्रम कितना भी बदले, ले दे करके 15 से 20% ही फेरबदल होता आया है। चाहे हम यूपीएससी के 2008, 2013, सन 2000 जितने भी सिलेबस की हम परिवर्तन की बात करें, परिवर्तन 8-10% होता है। उसको आप किनारे रख करके अपनी तैयारी कीजिए। बाकी सिलेबस मुझे नहीं लगता कि बदलने वाला है, लेकिन मैं प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के जाता हूं तीनों अधिनियम में, कि हो सकता है ये तीनों अधिनियम। और हाँ, एक चीज जरूर गौर फरमाइएगा, 72 नहीं 70 या उससे और एक कम 69 नंबर वाले विद्यार्थी जिन्होंने 12 जनवरी 2020 की MPPSC की प्रीलिम्स परीक्षा में शिरकत की थी, अगर उनका स्कोर 68, 69 और 70 है तो 100% पूरी शिद्दत से मेंस की तैयारी कीजिए। ये बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीजें सामान्य होते ही अगस्त में एग्जाम हो जाए। ना हो तो नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाएगा तो इसका फायदा का अंदाजा नहीं लगा सकते, लोगों से बहुत आगे चले जाएंगे। अगली बात की MPSI पुलिस, तो देखिए 2017 के बाद से परीक्षाएं नहीं हुई हैं। अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, जब ये जद्दोजहद चल रही थी, पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, संवैधानिक संकट था मध्य प्रदेश में, तब माननीय मुखिया ने ट्वीट किया था कि भर्तियां नहीं हुई हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि चीजें सामान्य होने के बाद हो सकता है कि MPPSC की बजाय सबसे पहले मध्य प्रदेश में व्यापम के माध्यम से कोई भर्ती हो, और वो भर्ती हो जिसमें एक बड़ा तबका बैठता है, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम या मध्य प्रदेश उप निरीक्षक की परीक्षा या और कोई अन्य परीक्षा, इसमें बड़ा तबका बैठता है। तो इसकी तरफ भी सरकार का रुझान होगा, और ऐसे लोग भी अपने आप को 5वें गियर में ही रखें। समय कैसा भी है, समय सबके लिए एक सा है। और फिर वही बात, आप नहीं पढ़ेंगे, आपका प्रतियोगी पढ़ रहा होगा। एक और बात की पाठ्य सामग्री की, तो पाठ्य सामग्री का रोना एक बहाना है। मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट के इस दौर में, जिसमें आप और हम ना एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, कई लोग पहली बार सुन रहे हैं, जब आप और हम इतने दूर से मुखातिब हो रहे हैं, तो नेट में सब कुछ तो दिया हुआ है। और अंत में जब हम लोगों से कुछ नहीं बनता तो नेट का ही सहारा लेते हैं, तो सब कुछ उपलब्ध है। बहानेबाजी करने का कोई फायदा है नहीं है। हम भी करते हैं, हमको भी ऐसा लगता है कभी कभी कि नहीं किया जाए। जो लोग हमें सिखाते हैं वो हम इस माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम और आप एक ही जैसे हैं, एक ही उम्र के हैं, एक ही रास्ते के हैं, एक ही सफर के मुसाफिर हैं, आपके और हमारे मंजिल पाने के लिए। एक बात और कि कोचिंग संस्थानों का क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग जो इंदौर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में एडमिशन ले लिए हैं, जबलपुर में ले लिए हैं, भोपाल पे ले लिए हैं, ग्वालियर पे ले लिए हैं, दिल्ली पे ले लिए हैं। मेरा ये मानना है कि जब लॉकडाउन खुलेगा, शायद सबसे अंतिम पड़ाव को जब कोचिंग संस्थानों को छूट मिले, तो कोचिंग संस्थानों के भरोसे अगर आप अपनी पढ़ाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान के हकदार हो सकते हैं। यकीन मानिए, ये सबसे अंतिम पड़ाव होगा। बहुत सारे दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान जहां से हम जुड़े हुए हैं, उन्होंने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च भी कर दिया है। और अगर हमारे मध्य प्रदेश के संस्थान ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करते हैं या इस तरीके की चीजें करते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी करते हैं तो आप कोचिंग के सहारे मत रहिए। आपको अपना अध्ययन अनवरत रूप से जारी रखना चाहिए। और एक सीख आखिरी पे, एक संदेश आपके लिए कि जूम के माध्यम से हम व्यक्तिगत रूप से ये कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन कोई किसी एक मुद्दे में 40 मिनट का एक डिस्कशन करेंगे। आप अपना जो फोन नंबर है वो हमारे फेसबुक के इनबॉक्स में या व्हाट्सएप के इनबॉक्स में इस वीडियो के साथ आप इनबॉक्स में भेजिए। जो छात्राएं हैं, जो छात्र इनबॉक्स में भेजिए। हम आप सबकी सहमति से एक टॉपिक डिसाइड करेंगे। जब सहमति नहीं बन पाएगी तो हम अपनी मर्जी से, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी होगा,
उसका एक लेक्चर देंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक बात पहुंच जाए। हमारी तरफ से जो भूमिका है वो निभाएंगे। मेरी तरफ से, मैकग्रा-हिल एजुकेशन की तरफ से और हमारे तमाम साथियों की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ और देश से पूरा देश की सुरक्षा के लिए मैं इबादत करता हूँ। आपकी इबादत की, आपके साथ की ज़रूरत है। हम ये जंग जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा।